वेरिएशंस का जिक्र हम अभी पिछले सेक्शन में कर रहे थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल एक और मैकेनिज्म में भी है, और वो मैकेनिज्म क्या है? वो है एवोल्यूशन। वेरिएशंस जो हैं वो ओवर टाइम वेरिएशंस आके हमारे अंदर क्या हो रही होती है? एवोल्यूशन हो रही होती है, और इसी चीज़ को अब हम इस सेक्शन में स्टडी करेंगे। अब एवोल्यूशन या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, वो एवोल्यूशन जो विद इन इट्स ड्यू टाइम खुद ही से होती रहे, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, और उसको हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी कहते हैं, इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। यानी जनरेशंस गुजर जाती हैं और उसमें एक चेंज स्लोली आता है, और वो क्यों आता है? वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आता है। किसी नीड की वजह से आ सकता है, किसी ख़ास किस्म के स्ट्रेस की वजह से आ सकता है, और किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी की वजह से आ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एवोल्यूशन यानी कि जो इंसान में चेंजेस हैं वो प्रोड्यूस कर ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं दे आर ऑलवेज इनहेरिटेबल। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा वो चेंज आ गई तो वो आगे नहीं आएगा। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे जिराफ्स जो थे दे यूज्ड टू हैव शॉर्ट नेक्स, लेकिन ओवर टाइम जब जंगलों में सब्ज़ा नीचे से ख़त्म होना शुरू हुआ तो जिराफ्स ने क्या किया कि अपनी गर्दन ऊंची करके दरख्तों के ऊपर से पत्ते खाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ओवर टाइम ओवर द जनरेशंस उनकी गर्दनें लंबी होती गईं। और वो क्यों हुई? इसलिए हुई कि फूड सोर्स ऊपर था और उनको ज़रूरत थी कि उनकी गर्दन ऊंची हो ताकि वो दरख्तों के पत्ते खा सके। तो और इसी तरह आज हमारे पास जो जिराफ्स हैं उनकी गर्दनें लंबी ही है। अब हमारे पास कोई जिराफ ऐसा नहीं आता जिसकी गर्दन छोटी हो। तो ये एवोल्यूशन का एक पॉइंट है और ये एक इनहेरिटेबल हमारे पास चेंज है। अब जो इंडिविजुअल्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उनको हम एवोल्यूशन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन जो है इट रेफर्स टू पॉपुलेशन एंड नॉट टू इंडिविजुअल्स। यानी कि वो चेंज जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल में नहीं आता, एक इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं होता, रादर एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस जो है इवॉल्व होती है। और हम जब भी एवोल्यूशन की बात करते हैं हमेशा पॉपुलेशंस की बात कर रहे होते हैं। अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है उसके अंदर टू मेजर प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस क्या हैं? फर्स्ट इज ऑल्टरेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, कि किसी ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओवर द टाइम चेंज हो जाएं, यानी बिल्कुल चेंज हो गए। जो प्रीवियस फॉर्म थी वो एग्जिस्ट नहीं करी, अब एक नई फॉर्म आ गई है। और दूसरा क्या है कि क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल टाइप, कि ओवर टाइम एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करना ख़त्म कर दे और उससे आगे नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएं एक सिंगल टाइप के ऑर्गेनिज्म से शुरू होके। तो ये दो एवोल्यूशन के प्रोसेसेस हैं और इस तरह से एवोल्यूशन हो रही होती है। अब जो एवोल्यूशन की स्टडी है वो क्या करती है? एंसेस्ट्री रिलेशनशिप्स जो हैं उनको स्टडी कर रही होती है और डिफाइन कर रही होती है अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एक एंटी एवोल्यूशन आइडिया भी है दैट सपोर्ट्स के ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड बीन क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो। अब इस आइडिया को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि हर चीज़ जो इस टाइम हमारी आंखों के सामने मौजूद है वो अ फ्यू थाउजेंड ईयर अगो इसी फॉर्म में बनी थी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें इवॉल्व होके यहाँ तक पहुँची हैं, ये इसी फॉर्म में पैदा किए गए थे। लेकिन 18th सेंचुरी का जो वर्क था जो एवोल्यूशन के रिगार्डिंग हुआ इन साइंटिफिक कम्युनिटी, इट लेड टू द आइडिया दैट लिविंग थिंग्स माइट चेंज एज वेल। अब वो चेंज कैसे होती हैं वो एक अदर स्टोरी है। वो जो अदर स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होती है? वो चार्ल्स डार्विन से शुरू होती है, हु वाज अलाइव बिटवीन 809 टू 1882, और उसने प्रपोज किया था मैकेनिज्म ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मैकेनिज्म जो उसने 1838 में कहा, और उसने उसको कहा द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उस पूरे मैकेनिज्म को कि जो नेचुरली जो एवोल्यूशन आ रही थी, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थी, उसको डार्विन ने प्रपोज किया। ये जो मैकेनिज्म था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, 5 साल उसने एक शिप के ऊपर जो है वो एक वोयाज पे गया हुआ था, वो पूरी घूमता रहा, और वहाँ से उसने एक और बुक भी पब्लिश की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। और ये आइडिया भी जो है एवोल्यूशन का उसे अपने उसी ट्रैवल जो उसने किया उसी के दौरान उसको आया।
अब डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी दैट वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट एविडेंस मौजूद नहीं था। अब जिस चीज को हम एवोल्यूशन कह रहे होते हैं वो एवोल्यूशनरी थ्योरी बिगैन इन द लेट 1920s एंड अर्ली 1930s। और कुछ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये इस हद तक प्रूव किया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बिल्कुल सेम चीज़ है। वो मतलब दोनों आइडियाज़ जो हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से मेंडल ने बताया कि ट्रेट्स एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में जाती हैं, वो सेग्रीगेट होती हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, इनडायरेक्टली डार्विन भी वही बात कह रहा था। उसने भी वही प्रपोज किया था कि किस तरह से नेचुरली कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। अब ये चीज़ प्रूव की कुछ साइंटिस्ट ने। अब डार्विन के अगेंस्ट जो एवोल्यूशन हो रही थी वो कुछ खास मैकेनिज्म के थ्रू हो रही थी, और वो मैकेनिज्म क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। अब हर पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की उसके मेंबर्स के दरमियान। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं सारी की सारी पॉपुलेशंस में, कि फॉर्म और शेप में डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स की। अब नेचुरल सिलेक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ अ पॉपुलेशन। कि नेचुरल सिलेक्शन में ये होता है कि जो ज़्यादा फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में, वो ओवर द टाइम जो हैं वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाते हैं एंड दे आर पास डाउन टू सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। जो हम कॉन्सेप्ट की बात करें नेचुरल सिलेक्शन के एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट की, तो वो क्या है? दैट इज़ द एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना फिट है टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, कि एक एनवायरनमेंट के अंदर उसकी एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस क्या है, उसको हम फिटनेस कह रहे होते हैं। और एवोल्यूशनरी फिटनेस का मतलब है कि एवोल्यूशन आती जा रही है, वेरिएशंस आती जा रही हैं, और वो एडाप्टेशंस हैं टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। कि हो सकता है एक जो एनिमल है उसके प्रेडेटर्स कम हों, या कुछ एक एनिमल के पास प्रेडेटर्स को ओवरकम करने की एबिलिटी ज़्यादा हो, तो वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से वहाँ पे थ्राइव नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से हम फिटनेस को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन के अगर हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक कैट की बात करें तो वो एक ख़ास किस्म के माइस पे लेट्स सपोज कि वो फीड करती है। वो वेरिएंट्स क्या हैं? वो वाइट हैं या लाइट ग्रे सा जो शेड है वो होते हैं। अब जब हम एक ग्रे जो माउस है, जो लाइट शेड है, वो जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसके रिजल्ट में एक वाइट, एक ग्रे और एक डार्क ग्रे जो वेरिएशन है वो आती है। अब क्योंकि म्यूटेशंस की वजह से डिफरेंट वेरिएशंस आ गई हैं, लेकिन कुछ अनफेवरेबल म्यूटेशंस हैं, वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से जो वाइट माइस हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब वाइट माइस जो हैं उनका प्रेडेटर ज़्यादा है, ठीक है, कैट्स उनको कंज्यूम कर लिया तो वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। सो दे आर सिलेक्टेड अगेंस्ट, मतलब ये वाली म्यूटेशन जो है इनके अगेंस्ट सिलेक्शन हो रही होती है, ये सिलेक्ट नहीं होते, इनके अगेंस्ट सिलेक्शन होती है। फिर अगली जनरेशन में जो ग्रे माउस और डार्क ग्रे माउस जो है उन्होंने जब ब्रीड किया और नई जनरेशन आई तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास फिर एक वाइट और एक लाइट ग्रे जो वेरिएशन थी वो आ गई। अब इसमें भी ये होगा कि वो इंडिविजुअल्स जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस थी दे विल रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट वेरिएशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन, जबकि जो दूसरे लाइट ग्रे और वाइट माइस था वो अगेन जो है वो प्रेडेशन का शिकार हो जाते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास बच क्या जाते हैं? हमारे पास दो ग्रे माउसेस जो हैं, जो डार्क ग्रे हैं, वो बच जाते हैं और अनफेवरेबल वेरिएशंस के अगेंस्ट जो है नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है कि ये दो बचेंगे। और अगली जनरेशन में क्योंकि सिर्फ हमारे पास डार्क ग्रे माउसेस रह गए हैं तो वो माउस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो सर्वाइव भी करेंगे। अगली जनरेशन में कोई भी लाइट ग्रे या वाइट माउस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। एंड दैट एक्सप्लेन कि किस तरह से नेचर में जो चीज़ फिट होती है, जो नेचर में चीज़ सर्वाइव कर सकती है, वही आगे अगली जनरेशन में चली जाती है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स अनफेवरेबल होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं होते। इसकी एक और एग्जांपल जो है हमारे पास वो मॉथ्स की है। यूके में 19th सेंचुरी में जब अर्बनाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो वहाँ की मॉथ पॉपुलेशन पे उसका बहुत असर पड़ा। हुआ ये कि उस टाइम पे दो वेरिएशंस एग्जिस्ट करती थी, एक ये कि एक लाइट कलर्ड वेरिएशन थी और एक डार्क कलर्ड वेरिएशन थी। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले
जो यूके में दरख्त थे उनके पास ऊपर बहुत सारा लाइकन था। लाइकन इज एन ऑर्गेनिज्म जो कि एल्गाई और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत ज़्यादा नमी की वजह से ये चीज़ जो है ये दरख्तों के ऊपर भी ग्रो हुई होती है और इट इज़ वाइटिश इन कलर बिकॉज ऑफ द फंगस। उस टाइम पे जो लाइट कलर्ड वेरिएशन थी वो बैठे हुए दरख्त के ऊपर मॉथ्स नज़र नहीं आते थे, लेकिन ओवर टाइम जब वो लाइकन सूख गए, वो मॉइस्चर ख़त्म हुआ, पोल्यूशन की वजह से लाइकन्स ख़त्म हो गए, तो जो वाइट मॉथ थे वो जब डार्क ट्री ट्रंक के ऊपर बैठते थे तो दे वर मोर विजिबल टू द प्रेडेटर्स, तो प्रेडेटर्स उन्हें कंज्यूम कर लेते थे। उसके रिजल्ट में जो डार्क ट्री ट्रंक के ऊपर डार्क कलर का मॉथ बैठा होता था वो प्रेडेटर को इतने आराम से नज़र नहीं आता था, जिसकी वजह से उसकी प्रेडेशन कम थी। दैट रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ डार्क कलर्ड मॉथ, और लेटर ऑन जो वाइट कलर्ड मॉथ थे वो ख़त्म हो गए और सारे के सारे जो मॉथ्स थे वो डार्क कलर्ड हो गए बिकॉज दे वर नेचुरली सिलेक्टेड टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। नेचुरल सिलेक्शन के अलावा एक और मैकेनिज्म भी है जो हम आर्टिफिशियली परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है दैट वाज एक्सप्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो टर्म है, बाय अ पर्शियन साइंटिस्ट कॉल्ड अबू रेहान बेरूनी इन द 11th सेंचुरी। अब बेसिकली आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ये होता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ को प्रिजर्व किस तरह किया जाता है, वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू किया जाता है। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है उसका ये हमें एक फ़ायदा है कि हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद हैं जिनमें डिज़ायरेबल यानी फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। अब वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस तरह से ऑब्टेन किए गए कि जो प्लांट्स थे या एनिमल्स थे उनकी इंटेंशनल ब्रीडिंग कराई गई। इंटेंशनल ब्रीडिंग उन एनिमल्स या उन प्लांट्स की या उन ऑर्गेनिजम्स की जिनमें वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कि उनकी जब ब्रीडिंग होगी तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स पास होंगे वो वही वाले होंगे। तो इस इंटेंशनल ब्रीडिंग की वजह से हमने बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक में जो है वैराइटीज़ हैं। ऐसी हमारे पास जो बफलोज और काउज मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, कुछ की मीट क्वालिटी अच्छी है, कुछ मसल मास बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने इंटेंशनल ब्रीडिंग से प्रोड्यूस की हुई हैं। इसके अलावा अगर हम पेट्स की तरफ चले जाएं तो पेट डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो हमने इसी तरह से जो है अचीव की हैं कि अगर हमें बहुत लार्ज साइज़ का डॉग चाहिए तो हम उसमें जो लिटर में से जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीड कराते हैं ताकि इनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो भी लार्ज हों साइज़ में। और इसी तरह अगर हमें बहुत स्मॉल ब्रीड्स चाहिए होती हैं जैसे टीका पपीज़ होते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो रंट ऑफ द लिटर है यानी जो वीकेस्ट डॉग होता है पूरे लिटर यानी वो जो सारे बच्चे पैदा होते हैं इकट्ठे उसमें से जब से कमज़ोर होता है उसको रंट कहते हैं, उनको ब्रीड कराया जाता है। तो हमारे पास छोटे छोटे बहुत स्मॉल साइज़ के डॉग्स आते हैं, उनको टी कप्स बोला जाता है। तो इस तरह से इंटेंशनल ब्रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब इंटेंशनल ब्रीडिंग हो रही होती है तो हम उन इंडिविजुअल्स की ब्रीडिंग को डिस्करेज कर रहे होते हैं जिनमें लेस डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में इनहेरिटेंस से रिलेटेड हमने हर स्ट्रक्चर, हर मैकेनिज्म, उसके बाद हमने एवोल्यूशन की बात की, हमने जो वेरिएशंस हैं उनकी बात की। तो हर चीज़ को आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ एंड आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड इट वेल। दिस इज ज़ैनुल आरफीन, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk।